Hey everyone, I hope you are doing great. So in this lecture we will discuss about our next topic, that is amphibolic pathway. ओके सो हमने लास्ट लेक्चर में अपना क्या कंप्लीट किया था? अपना लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एम्फीबॉलिक पाथवे. तो अगर हम बात करें एम्फीबॉलिक, तो इसका मतलब होता है एम्फी मीन्स होता है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन. यानी कहीं पर भी, जहाँ पर भी किसी भी प्रोसेस में या किसी भी पूरे पाथवे या रिएक्शन में एनाबॉलिक यानी आपकी सिंथेसिस और कैटाबॉलिक यानी आपका ब्रेकडाउन, दोनों ही रिएक्शन साथ साथ हो रही हूँ, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे. एंड 1961 में बी डेविस ने आपके किसको इंट्रोड्यूस किया था? एम्फीबॉलिक टर्म को, एम्फीबॉलिक टर्म को यूज़ किया था. ओके तो अब एक छोटा सा एग्जांपल से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आपका जो कैटाबॉलिक पाथवे था, तो वो हम किसके अंडर पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन में, अपना पढ़ा था कैसे 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल था और वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? 3 कार्बन के 2 पायरुवेट में. यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ कैटाबॉलिज्म. यानी एक ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का था, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 पायरुवेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है. यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ आपका ब्रेकडाउन. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक पाथवे. अच्छा, एनाबॉलिक के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका फोटोसिंथेसिस. अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का. यानी कहीं ना कहीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर यहाँ पर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. यानी एनाबॉलिक हो गया. यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रही है, यानी किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है. जबकि कैटाबॉलिक के केस में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है. एम्फीबॉलिक पाथवे को की स्टडी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा क्या? रेस्पिरेटरी रिएक्शन. यानी अगर हम रेस्पिरेटरी रिएक्शन की बात करें तो दोनों ही हमारे कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन पाई जाती हैं. और एम्फीबॉलिक पाथवे को देखने के लिए सबसे अच्छा हमारा एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा हमारा एग्जाम्पल है अपना क्रेब्स साइकिल. ओके तो अब देख लो क्रेब्स साइकिल कैसे. हमने देखा बहुत तरह के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं किसमें? अपने सेलुलर रेस्पिरेशन में. फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी के लिए सबसे फेवरेबल सबस्ट्रेट हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज. सबसे पहले सेल उसी को यूज़ करते हैं. लेकिन इन केस किसी भी कंडीशन पे अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारी सेल्स क्या यूज़ करती हैं? अपना फैट और प्रोटीन को यूज़ करती हैं. किसके लिए? एनर्जी के लिए. अब ये जो फैट और एनर्जी है ये डायरेक्टली आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में बीच में यानी कहीं इंटरमीडिएट पाथवे में इन्वॉल्व हो जाते हैं एज ए सबस्ट्रेट के रूप में. यानी ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए जैसे आपका ग्लूकोज पाथवे में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है. जबकि फैट्स और प्रोटीन क्या करते हैं? डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते. ये इंटरमीडिएटरी यानी बीच में कहीं जाकर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद फिर साइकिल को परफॉर्म करते हैं. अब देख लो यहाँ पर मैंने यही समझाया कि कहते फैट का कैसे कैटाबॉलिक हो रहा है रिएक्शन. यानी फैट कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में. अब अगर इसी ग्लिसरॉल से मैं बना दूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो ये क्या हो गया? कैटाबॉलिक हो गया. लेकिन अगर यही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वापस से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करे और ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिलकर फैट का फॉर्मेशन करे तो ये क्या हो जाएगा? आपका एनाबॉलिक पाथवे हो जाएगा. सेम प्रोटीन के केस में भी है. अब देखो यहाँ पर देख लो. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो हमारा कैसा है? मोस्ट फेवरेबल है. कैसा है? मोस्ट फेवरेबल है. यानी सेल को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ग्लूकोज पसंद है. इसीलिए आपको शुगर की क्रेविंग होती है. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अब कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या होगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी. यानी कार्ब का ब्रेकडाउन होगा. यानी आपने जितना भी बड़ा कार्ब खाया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पोटैटो लिया है, कुछ भी शुगर लिया है, जो कैसा है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है और वो किस में कन्वर्ट होगा? छोटे छोटे शुगर कंपाउंड में कन्वर्ट, शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी ग्लूकोज हो गया आपका, फ्रक्टोज हो गया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू. अब ये ग्लूकोज क्या किसका फॉर्मेशन करेगा? ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. अब क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज तो हमें मिला ही था लेकिन साथ ही साथ हमें क्या मिला था? अपना फ्रक्टोज में मिला था. क्या मिला था? फ्रक्टोज में मिला था.
अब ये फ्रक्टोज कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, ये इन्वॉल्व हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फॉर्मेशन करेगा फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में, और वो वापस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 का फॉर्मेशन करेगा। और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा किसमें, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बना लेगा जाके, और वे कितने कितने कार्बन के होंगे, 3 कार्बन के होंगे, और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये एस्टाइल को में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्टाइल कहाँ पर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। इसीलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम किसको बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं, क्योंकि सारी इंटरमीडिएट चीज़ें किस में आकर इन्वॉल्व हो रही हैं, वो आकर इन्वॉल्व हो रही हैं आपकी क्रेब्स साइकिल में। अब देख लो, अब अपना अगर हम प्रोटीन की बात करें, किसकी बात करें, प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन का कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे, एक कोई प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, यानी 4 कार्बन आपका 4 कार्बन होते हैं आपके अमाइनो एसिड में, अब ये 4 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, कैटाबॉलिक पाथवे हुआ, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई यहाँ पर, यानी ब्रेक डाउन हुआ प्रोटीन से अमाइनो एसिड का। अब ये अमाइनो एसिड जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पायरुविक एसिड अब बना लेगा क्या, स्टाइल को। और आपका स्टाइल को क्या था, लिंक रिएक्शन था, यानी ये ऐसा सिंगल पाथवे था जो क्रेब्स साइकिल और इस ग्लाइकोलिसिस के बीच में, इस आपके ग्लाइकोलिसिस के बीच में लिंक करने का काम कर रहा था, इसीलिए कैसा था, लिंक रिएक्शन था। अब वापस से अगर मैं इस स्टाइल को से, यानी आपका स्टाइल को कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, अब इस स्टाइल को से वापस से मैं 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लूँ, 2 कार्बन के और ऐड करके किसका फॉर्मेशन कर लूँ, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर लूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनाबॉलिक रिएक्शन। सेम फैट के केस में अभी तो हमने क्या देख लिया, अभी हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में हमने यूज़ कर लिया प्रोटीन को। अब हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो ऐसी केस में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारा फैट आकर यूज़ होगा, और फैट क्या करेगा, वापस से यहाँ पर भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, यानी यहाँ पर आपका फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो आपको जो फैटी एसिड है वो किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को में, यानी ये क्या हो गया आपका, एसिटाइल को में फैटी एसिड का कन्वर्जन हो गया। लेकिन अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें, तो ग्लिसरॉल किसका फॉर्मेशन करेगा, अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड में, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास भी क्या है, ग्लिसरॉल है। लेकिन अगर वापस मैं इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन करूँ, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर दूँ, और ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिलकर वापस से फैट का फॉर्मेशन कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। सेम स्टाइल को वापस से अगर किसका फॉर्मेशन कर दे, फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एनाबॉलिक हो जाएगा। ओके, तो बस इस रिएक्शन में इतना ही है कि कौन कौन से आपके दूसरे अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैसे आपके जो आपकी रेस्पिरेटरी रिएक्शन उसमें कैसे ये इंटरमीडिएट होकर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कैसे ये साइकिल में आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये हम किसके अंडर देख रहे थे, ये हम देख रहे थे अपना एम्फीबॉलिक के अंडर। अब अच्छा, एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब है कि हमने अपने रेस्पिरेशन के दौरान, यानी अपना जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, अपना सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कैसे किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन में कैसे कितनी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, यानी रिलीज हुई, टोटल इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के अंडर में हम पढ़ते हैं। यानी इन दोनों का कितना रेशियो हुआ, यानी कितना इन्वॉल्व हुआ और कितना इवॉल्व हुआ। अब देख लो, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी क्या है ये, एक तरह से रेशियो ऑफ वॉल्यूम है किसका, CO2 लिबरेटेड, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब आप याद करो कि कैसे हमने क्रेब्स साइकिल में जब हमने पढ़ा था आइसोसिट्रेट
से अल्फा क्यूटोग्लूट्रेज जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी CO2 क्या हुई थी, रिलीज़ हुई थी। इसके बाद अल्फा क्यूटोग्लूट्रेज से भी क्या हुई थी, CO2 रिलीज़ हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इवॉल्व हुई थी, यानी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है। और ऑक्सीजन यूटिलाइज, और कितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज़ हुई है ऑफ अ सबस्ट्रेट बाय टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म का टिश्यू हो गया कोई सेल, यानी आपकी टिश्यूज बहुत सारी सेल से मिलके बनी है। हर एक सेल क्या कर रही है, हर एक सेल अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर एक सेपरेट रेस्पायरेटरी रिएक्शन चल रही है, पूरा एक पाथवे चल रहा है किसी भी रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन के लिए। तो अब देख लो, रेस्पायरेटरी इक्वेशन का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कितनी यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है और कितनी आपकी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है यहाँ से। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। रेस्पायरेटरी इक्वेशन कैन बी यूनिटी मोर देन वन, लेस देन वन, ज़ीरो एंड इन्फिनिटी। यानी आपका रेस्पायरेटरी इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है कि आपका रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कैसा है। अब जैसा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होगा वैसा ही आपका क्या होगा, वैसा ही आपके रेस्पायरेटरी इक्वेशन का रेशियो निकल कर आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे मोस्ट फेवरेबल जो हमारा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है आपका, हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के केस में रेस्पायरेटरी इक्वेशन हमेशा 1 होता है। क्यों 1 होता है, देख लो, यहाँ पर ग्लूकोज था, ग्लूकोज ही होता है हमेशा। रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में हमारा जो सबसे फेवरेबल वो क्या होता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट के केस में ग्लूकोज होता है। आप किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, यानी उसके ब्रेकडाउन में कितना ऑक्सीजन लगा है, यानी कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है और साथ ही साथ कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, उसको हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि 6 CO2 अपॉन 6 ऑक्सीजन, तो ये कितना आया, 1 आया। यानी आपका रेस्पायरेटरी इक्वेशन कितना हुआ, 1 हुआ, और ये हमेशा 1 ही रहता है, इसीलिए कैसा है, आइडियल रेस्पायरेटरी इक्वेशन है। अब अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के केस में हम लेते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के केस में हम देखते हैं, ये आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए हम देखते हैं कि इसमें 77 ऑक्सीजन क्या होते हैं आपके यूटिलाइज होते हैं, और 63 आपके CO2 क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना आएगा आपका, 0.8 आएगा। और फैट की बात कर लें तो फैट में हमने पाल्मिटिक एसिड लिया है, तो यहाँ पर भी सेम होगा, यानी आपका 16 CO2 और 23 ऑक्सीजन, ये टोटल आपका आ जाएगा 0.696। कुछ आप अपना कैलकुलेट करके देख लेना। तो हमने देखा कि कैसे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो रेस्पायरेटरी इक्वेशन कितना है, 1 आया, जबकि प्रोटीन और फैट के केस में ये लेस देन 1 आया है। अब एक तीसरा भी हम पढ़ते हैं, फॉर ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में, यानी कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी हम यूज़ करती है सेल, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो इसके केस में हमेशा ये कैसा होता है, मोर देन 1 होता है, यानी ये कैसा है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ये मोर देन 1 होता है। अब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड की बात करें तो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा था, अपना पढ़ा था क्रेब्स साइकिल में। वो क्या था, अपना ऑर्गेनिक एसिड था, और वो किस में इन्वॉल्व हो रहा था, अपना हमने देखा था स्टाइल को के साथ वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था, और फिर वो सिट्रिक एसिड पूरे क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा था। तो यहाँ पर भी सेम अपना वही देख लेते हैं, यानी 4 CO2 और 1 ऑक्सीजन, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। और मैलिक एसिड आपने पढ़ा था हमने क्रेब साइकिल में, हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्यूमरेट से मिलेट के फॉर्मेशन। सेम यहाँ पे भी होगा, यानी 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ हुए और 3 ऑक्सीजन, तो इसके केस में कितना आएगा, 1.3। यानी आपका जो ऑर्गेनिक एसिड है उसका क्या होता है, उसका जो रेस्पायरेटरी इक्वेशन है हमेशा मोर देन 1 होगा, और 1 किसका होगा, हमेशा 1 होगा। आपका कार्ब्स के केस में हमेशा 1 ही होगा, और बाकी अदर यानी प्रोटीन और फैट के केस में
आपका लेस देन 1 होगा। तो ये एक ऑर्डर हो गया आपका रेस्पिरेटरी इक्वेशन का। सबसे ज़्यादा किसका होता है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का होता है, फिर होता है आपका कार्ब्स का, फिर होता है प्रोटीन का, और सबसे कम होता है आपका फैट्स का। तो अब हमारा ये रेस्पिरेटरी से अपना सेलुलर रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अपना फोटोसिंथेसिस। I hope you found this video informative. Thank you for watching.